Today we'll start with the new chapter, that is crop production and measurement। ये जो है क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी का मतलब हुआ कि फसल का उत्पाद। यानी इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फसल का उत्पाद कैसे होता है, कब होता है, और प्रबंध या प्रबंधन के बारे में, यानी कि उसके रख रखाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फसल का उत्पाद तो कर दिए लेकिन उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए, उसका स्टोरिंग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है कि फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है। यानी कि जब हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी फसल का उत्पाद करते हैं, तो उससे हमें फूड प्राप्त होता है। और जब फूड प्राप्त होता है तो जब हम फूड को लेते हैं तब हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो फूड हमें एनर्जी देता है। दूसरी बात ये है कि फूड कम्स फ्रॉम टू रिसोर्सेस, प्लांट एंड एनिमल्स। भोजन जो होते हैं इनके दो ही स्रोत हैं। भोजन के दो स्रोत से हमें प्राप्त होता है, एक तो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी कि भोजन तो आता है तो इसका दो स्रोत से, भोजन दो स्रोत से आता है, एक प्लांट से आता है और एक एनिमल से आता है। यही मुख्य स्रोत है, ठीक है, भोजन का। अब यहाँ पे कह रहा है कि सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सनलाइट जो होता है, प्रकाश की जो लाइट होती है, वो एनर्जी का प्राथमिक स्रोत है, मुख्य स्रोत वही है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड सिंथेसिस नहीं होगा। जब फूड सिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। हम लोग फूड के बिना कुछ दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, वाटर के बिना कुछ देर तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन एयर यानी ऑक्सीजन के बिना कुछ देर तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए फूड, वाटर, एयर ये सब के सब नेसेसरी है। कह रहा है कि वी ईट ए लॉट फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, तो वो खाना कहाँ से आता है? तो प्लांट और एनिमल से ही आता है। कह रहा है कि एंशिएंट एनिमल्स यानी कि प्राचीन काल के मानव, पहले ज़माने के मानव, बहुत पहले के मानव जो है जानवरों का हंटिंग करके खाते थे, यानी कि उनका शिकार करके खा जाते थे। क्योंकि उस समय ये दुनिया उतना विकसित नहीं हुआ था। अब जो है plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale. It is called crops. Example, easy का मतलब हुआ example, wheat crops and rice crops, etc मतलब एक्सेट्रा। यानी कि कह रहा है कि जब एक ही प्रकार के प्लांट का खेती बड़े पैमाने पर एक ही जगह की जाती है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। फिर एक बार और दोहरा दूँ बात को कि जब एक ही प्रकार के प्लांट की खेती बड़े पैमाने पे यानी कि लार्ज स्केल पे एक ही जगह की जाती है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। जैसे मैं कि व्हीट क्रॉप्स है यानी कि गेहूँ का फसल है, राइस क्रॉप्स है यानी कि चावल का क्रॉप्स है, इत्यादि बहुत सारे क्रॉप्स पाए जाते हैं
हमारे देश में। तो क्रॉप्स आपको पता चल गया कि फसल किसको बोलते हैं, यानी कि जब लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे एक ही प्रकार के प्लांट को उगाया जाता है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि लार्ज स्केल का मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पर फसलों को ग्रोथ करने की प्रक्रिया को एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कि खेती कहा जाता है। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ कि बागवानी, यानी कि हॉर्टिकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी टू प्रोड्यूस एंड मेजरमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। यानी कि हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ कि बागवानी, फूल लगाना, यानी कि हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फ्रूट और फ्लावर यानी कि फल और फूल के मेजरमेंट यानी कि उसका प्रबंध तथा उसका प्रोड्यूस के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसे वो प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसका मेजरमेंट किया जाए, यानी कि रख रखाव किया जाए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर में। यह एक हॉर्टिकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। यहाँ पे कुछ बात लिखा गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का रिलेशन जो है क्रॉप इंक्रीज से है, यानी कि फसल से है, क्योंकि जितने भी फसल होते हैं हरे होते हैं, तो ये भी हरा ये भी हरा, तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जो है संबंध क्रॉप से है। उसी तरह से ब्लू यानी कि फिश, ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध जो है फिश से है। जैसे कि व्हेल, ब्लू व्हेल का नाम सुने होंगे, आपको लगता होगा कि वो फिश है, लेकिन वो फिश नहीं है, वो मैमल्स के अंतर्गत आती है। इस तरह से है वाइट रिवोल्यूशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। वाइट रिवोल्यूशन का रिलेशन जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है, यानी कि मिल्क का कलर भी वाइट होता है और ये भी वाइट है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा कि वाइट रिवोल्यूशन का रिलेशन जो है मिल्क से होता है, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे येलो रिवोल्यूशन यानी कि वाइल्ड सीड, ठीक है, यानी कि तिलहनी पौधे, जैसे सरसों है, तीसी है, तो ये सरसों जो है कलर में कैसा होता है, येलो होता है, इसलिए इसका रिलेशन येलो रिवोल्यूशन से है। गोल्डन रिवोल्यूशन यानी कि पल्स से है। एक्वाकल्चर, यहाँ पे एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि कृषि विज्ञान। तो कह रहा है कि एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वा का मतलब हुआ कि वाटर, कहीं भी एक्वा लिखा रहेगा तो एक्वा का मतलब हुआ कि वाटर, जल, कल्चर मतलब खेती, यानी कि एक्वेटिक प्लांट जब खेती करते हैं हम लोग तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। जलीय पौधे की जब खेती किया जाता है तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विज्ञान। तो एग्रोनॉमी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप्स और सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फसल और मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी हरे पौधे हैं। अब यहाँ पे ये फूड है, ये बात आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि फूड हमें एनर्जी देता है, ये हमारे ग्रोथ में मदद करता है, ये हम इसके कारण हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा हैं। फूड हम लोग नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, मर ही जाएंगे। और ये बॉडी के रिपेयर करने में भी मदद करता है,
जैसे कि कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे रिपेयरिंग करने में मदद करता है। और इसका जो है प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी में प्रॉपर फंक्शन भी होता है, जिससे मानते हैं कि मैं आपको बता दूं, ये फूड का डाइजेशन है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बीट का धड़कना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फूड जब हम लोग लेते हैं तो वो डाइजेस्ट करना शुरू ही कर देगा, आप चाह कभी उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाथ चलाना, पैर चलाना, आंख बंद करना खोलना, ये आपके कंट्रोल में है। उसके बाद से ये क्या करता है, फूड जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को बहुत सारे बीमारी से। यानी कि हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो हमें बीमारी नहीं होगा। कह रहा है कि इन इंडिया यानी कि भारत में जो है क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जलवायु की जो कंडीशन, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाएगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये जो है जगह जगह पे बदलता रहता है। यानी कि भारत में क्लाइमेटिक कंडीशन सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, कहीं पे पूरा बारिश होता है, जिससे रेगिस्तान है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। तो इस तरह से जो है भारत में जो है क्लाइमेटिक कंडीशन सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, ये अगर आप जगह जगह पे बदलता रहता है। अगर क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्रॉप को हम लोग सीजन के आधार पर, जिस सीजन में वो ग्रोथ करते हैं, दो वर्गों में क्लासिफाइड किए हैं। यानी कि क्रॉप का वर्गीकरण हम लोग सीजन के आधार पर करते हैं, जिस सीजन में वो ग्रोथ करते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, क्रॉप्स का वर्गीकरण सीजन के आधार पर किया गया है जिसमें वो ग्रोथ करते हैं। तो क्रॉप्स जो है दो तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप्स जो है वैसा क्रॉप्स है, crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। यानी कि वैसा क्रॉप्स जो रैनी सीजन में ग्रोथ करे, वैसा क्रॉप्स जो बारिश के मौसम में वृद्धि करे, जैसे जून से सितंबर के बीच जो वृद्धि करे, तो वैसे क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैडी। जैसे धान की खेती होती है तो आप जानते हैं कि उसमें धान की खेत में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता है। मेज है यानी मकई है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट बादाम है, कटन है, इनकी रुई है, ये सब के सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। सेकंड है आपका रबी क्रॉप्स। तो कह रहा है कि वैसा क्रॉप यानी कि वैसा फसल जो विंटर सीजन में यानी कि जाड़े के मौसम में ग्रोथ करता है तो उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि जाड़े का मौसम कब होता है, अक्टूबर से मार्च के बीच। इसका एग्जाम्पल है आपका व्हीट है यानी कि गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है और तीसी है इत्यादि। ये सब के सब क्या है, रबी क्रॉप्स है। इसको आपको याद कर लेना है कि रबी क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन आता है और खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए है। तो ये है ऑप्शन टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी जो है टेम्परेचर भी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेनफॉल भी, ह्यूमिडिटी भी, ये सभी जो है
क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रबी क्रॉप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो एक रबी क्रॉप्स है। कॉटन नहीं, कॉटन अभी हम लोग पढ़े कि ये खरीफ क्रॉप्स है। पैडी यानी कि धान, ये भी एक खरीफ क्रॉप्स है। ग्राम, ग्राम जो है एक तरह का रबी क्रॉप्स है, यानी कि चना जो है रबी क्रॉप्स है और मेज जो है खरीफ क्रॉप्स है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कुछ स्टेप है क्रॉप के प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया, जिसे क्रॉप का यानी कि फसल को हम लोग पैदा करते हैं तो वो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उसका स्टेप क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेप है। तो 8 स्टेप में ये क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं। जैसे मानते हैं कि जुताई कर देते हैं, उसमें जो खरपतवार होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं, तो इस तरह से मिट्टी पूरा बन जाता है। और उसके बाद से सोविंग करते हैं, यानी कि बुआई कर देते हैं। मिट्टी जब बन जाता है तो बीज हम लोग उसमें गिरा देते हैं। उसके बाद से खाद और उर्वरक जो है उसमें डालते हैं। इरिगेशन करते हैं, यानी कि उसका सिंचाई करते हैं। यानी कि पानी देते हैं उसमें। और वेडिंग रिमूवल ऑफ एक्सेस अनवांटेड प्लांट, उसके बाद से जब प्लांट कुछ ग्रोथ कर जाता है तो उसमें एक्सेस जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसको हम लोग वेडिंग के द्वारा हटा देते हैं। अब जो फसल ग्रोथ कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसका कटाई करते हैं। उसके बाद से थ्रेसिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि अनाज को अलग करते हैं, भूसा को अलग करते हैं। और उसके बाद से स्टोरेज, यानी कि उसको एक जगह स्टोर करते हैं अच्छे जगह पे। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टोरेज करना, यानी कि सब काम कर देगा, अच्छा से स्टोर उसको नहीं करेंगे तो वो सब ये बेकार हो जाएगा। इसलिए ये स्टोरेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक टर्म कुछ जान लें हम लोग, जो पहले बता दिए हैं कि क्रॉप्स किसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि सेम काइंड्स ऑफ प्लांट बीइंग कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे, यानी कि बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को का खेती करना ही क्रॉप्स कहलाता है। जैसे क्रॉप्स ऑफ राइस, यानी कि चावल का फसल। तो चावल का फसल का मतलब क्या हुआ कि वैसा खेत जिसमें मात्र और मात्र राइस प्लांट ही पाया जाए, तो इसको बोलते हैं चावल का फसल। ये नहीं कि उसमें ईख भी पाया जाए और आलू भी पाया जाए, ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही खेत में ईख भी आलू भी बो देते हैं, मक्का भी बो देते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, आलू का खेत है या मक्का का खेत है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 5 किलो आम और 4 किलो लीची कितना हुआ, तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि कितना लोग बताते हैं 9 क्या है, तो आम और लीची होगा। अब देखिए, हाउ टू सिलेक्ट गुड सीड, यानी कि अच्छा सीड को आप कैसे सेलेक्ट कीजिएगा। किस मानते हैं आपको बीज दे दिया जाए तो आप कैसे उसमें पहचानिएगा कि कौन बीज अच्छा है और कौन ख़राब है। तो इसका आंसर है कि अगर बीज अच्छा होगा, आप क्या कीजिए, उस बीज को पानी में डालिए, ठीक है। अगर बीज अच्छा होगा तो वो पानी में डूब जाएगा, और वो ख़राब होगा तो वो तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि वो बीज अंदर से खोखला हो जाता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, इसलिए वो तैरने लगता है। तो इस तरह से हम अच्छे बीज का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड इज कॉल्ड फार्मिंग, यानी कि भोजन के लिए पौधे का खेती करना ही फार्मिंग कहलाता है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये क्या है? प्रैक्टिसाइजिंग फार्मिंग के साइंस,
को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये बेसिक टर्म जो बता दिए हैं, जल्दी जल्दी फिर एक बार और बता दे रहे हैं कि क्रॉप प्लांट किसको बोलते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी पे प्लांट का ग्रोथ करना ही क्रॉप प्लांट कहलाता है। हॉर्टिकल्चर ये भी बता दिए हैं कि लार्ज स्केल पे वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर प्लांट का खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यानी कि बागवानी कहलाता है। बागवानी में फल फूल वेजिटेबल जो है उगाए जाते हैं। और क्रॉप्स ये यानी कि जब एक ही तरह के पौधे को ग्रोथ कराया जाता है तब उसकी खेती की जाती है लार्ज स्केल पे एक ही जगह, तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट को कट करके कलेक्ट किया जाता है, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें प्लांट का कटिंग कर किया जाता है और उसका कलेक्टिंग किया जाता है, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैन्यूर का मतलब होता है खाद, यानी कि वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। तो वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पौधे या जंतु के वेस्ट मटेरियल के डिकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने से प्राप्त होता है, तो उसे मैन्यूर यानी कि खाद कहते हैं। फिर से एक बार और बता दूं कि वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि वैसा कार्बनिक पदार्थ जो पौधे या जंतु के बेकार पदार्थ के सड़ने गलने से प्राप्त होता है, तो उसे खाद कहते हैं। जैसे गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, तो उसको सड़ाया गलाया जाता है, यानी कि डिकम्पोज किया जाता है, तो उससे हमें खाद प्राप्त होता है। और ये काफ़ी फायदेमंद होता है फसल के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर मैन्यूर का यूज किया जाए। और फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइजर्स किसको बोलते हैं, तो वैसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में बनाया जाए, तो उसके फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्यूर और फर्टिलाइजर में यही अंतर है कि मैन्यूर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फर्टिलाइजर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और मैन्यूर जो है पौधे और एनिमल के वेस्ट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, जबकि फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है। यही मेन डिफरेंस है। क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप को अब रोटेट करना, कैसे रोटेट करता है कि तो जब दो या दो से अधिक जो है डिफरेंट क्रॉप्स जो है एक ही फील्ड में उगाया जाता है एक के बाद एक करके, तो उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जिसे मानते हैं कि अभी जो है हम लोग मानते हैं कि किसी खेत में गेहूँ उगाते हैं, उसके बाद से हम अब उसमें अरहर का प्लांट उगाते हैं, उसके बाद से हम लोग उसमें ईख उगाते हैं, तो एक तरह के क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हुआ है। यानी कि एक खेत में बार बार एक ही फसल का न उगाना, ये क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एपीकल्चर का मतलब हुआ कि मधुमक्खी पालन। तो कह रहा है कि लार्ज स्केल पे मधुमक्खियों का पालन पोषण करना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। इंसेक्टिसाइड यानी कि डीडीटी, बीएचसी, मैलाथियोन बिलोंग टू क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। ये जो डीडीटी है जिनकी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरीथेन है, बीएचसी है, ये एक तरह ये सब, और मैलाथियोन, ये सब के सब क्या है, इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीटनाशक है। ठीक है। सीड ड्रिल्स जो है एक ऐसा इम्प्लीमेंट है, यानी कि एक ऐसा औजार है जिसका यूज हम लोग सीड को बोने में करते हैं। यानी कि वैसा इम्प्लीमेंट जिसका यूज हम लोग सीड को बोने में करते हैं, तो उसको सीड ड्रिल्स कहते हैं। यह जो है क्या किया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे यानी कि हॉल में रहता है एक कुप्पी के जैसे, जिसमें बीज गिरा दिया जाता है और ये बीज रख दिया जाता है और बीज गिराने का काम करता है। क्रॉप्स बार बार बता रहे हैं कि वैसा प्लांट
यानी कि जब एक ही तरह के प्लांट का खेती लार्ज स्केल पे एक ही जगह किए जाते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट क्रॉप्स, राइस क्रॉप, बहुत सारे एग्जांपल है। ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एग्रीकल्चर में यानी कि खेती में जो है ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा तकनीक है जिसमें प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर उगाते हैं। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग एक प्लांट को दूसरे जगह पे लेकर जाते हैं। जैसे कि पैडी है, पैडी यानी कि धान का जब हम खेती करते हैं तो